हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फाइनली वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैच विद द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसे हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे और जब मैं एक चैप्टर आपको करा रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए उसमें किसी भी तरीके का सवाल आपकी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो दिस विल बी अ डेमो क्लास। अगर ये यूट्यूब पे डेमो की तरह काम करेगी तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे होते हैं या मैं आपको मॉक के सॉल्यूशन कराता हूँ, वहाँ अप्रोच अलग हो रही होती है। वहाँ पे कई बार हम थोड़ा फास्ट चल रहे होते हैं, कई बार चीज़ें अलग तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी क्लासेस करते हैं तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है शुभम जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सीजीएल मैंने 2 बार दिया है, 2017 में और 2018 में। 17 में भी मेरा फर्स्ट टाइम था, सिलेक्शन हो गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और सीजीएल 2018 भी मैंने दिया था जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट लग गई थी। उसके बाद मैंने आगे की सीजीएल एग्जामिनेशन 19 का टीयर 1 दिया था। हालांकि उसमें 188 आउट ऑफ 200 थे, बट उसके फर्दर स्टेजेस में मैं नहीं गया था क्योंकि उसके बाद तक चीजें क्लियर हो गई थी कि मेरे को कौन सी लाइन परस्यू करनी है। एंड देन मैं आपको लगातार तब से ही यूट्यूब पे और एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। एंड आपका एसएससी सीजीएल 2026 की एग्जाम डेट्स के बारे में भी पता चल चुका है कि मार्च में नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन मई जून में जाके कराया जाएगा। अभी एग्जैक्टली हो पाता है मई जून में नहीं कह सकते, बट हमें इसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे क्लासेस में कराऊंगा तो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लासेस देंगे। सारी क्लासेस अपडेटेड होंगी बिल्कुल। अभी आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के यूज करके सारी की सारी चीजें आपको कराएंगे। कोई भी चीज मिस नहीं होगी और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इट विल बी लाइक केक वॉक। आपने पहले भी अगर मुझसे पढ़ा हुआ तो भी आपने अभी रिसेंट एसएससी एग्जाम्स दिए होंगे तो उन लोगों को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो पुराना बीओडी कोर्स है वो भी अपडेट कर दिया गया था कि लेटेस्ट क्वेश्चंस जो भी रिक्वायर्ड थे, जो पता होने चाहिए, वो हमने अलग से डिस्कस कर लिए थे। बट अब एक नए सिरे से बिल्कुल क्लास के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करते हुए हम फिर से सारी चीजों को कवर करेंगे। तो ये मई जून में होगा। तो इससे पहले मैं सारी की सारी अपनी क्लासेस आपकी कवर करा दूंगा मैथ्स की। बट आपको थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन है, फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट भी मई जून में है। इसके लिए भी सेम ही चीज पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना। सीएचएसएल भी आपको जुलाई सितंबर में है। सिर्फ सीएचएसएल के लिए आपके पास थोड़ा इनफ टाइम है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर स्टेनो भी है और बाकी एग्जामिनेशंस भी आपके एक के बाद एक लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस सीपीओ में अक्टूबर नवंबर, इसमें भी मैथ्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ चुकी है। कोई भी एग्जाम आप एसएससी का दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का दे रहे हैं, इवन आप यूपीएससी सीडीएस दे रहे हैं, या फिर कोई और स्टेट की एग्जाम DLPSP हो गया, यूपीएससी, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मैथ्स सेक्शन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स को अगर हम बांटना चाहें तो 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक हो सकता है हमारा अर्थमेटिक और एक हो सकता है हमारा एडवांस्ड मैथ्स। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली मैंने थोड़ा सा बाइफर्केशन अलग किया है। जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन या मेजर क्वेश्चंस अर्थमेटिक से ही आते हैं, जैसे आईबीएससी। अब अर्थमेटिक में मैंने एक चैप्टर एक्स्ट्रा डाला है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, क्योंकि ये हालांकि हम एडवांस मैथ्स का पार्ट मानते हैं, लेकिन अर्थमेटिक बेसिकली जिसमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऐसा ज्यादा कुछ फॉर्मूले का काम ना पड़े। और एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें काफी फॉर्मूले भी रिवाइज याद करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री हो गया। तो हर चीज की मैं डेरिवेशन के साथ सारी चीजें आपको बताऊंगा। कोई भी चीज रटने वाली नहीं होगी क्लास में, ये मैं गारंटी के साथ रहता हूँ। एक एक चीज समझ में आएगी, आप मैथ से लिंक कर पाएंगे कुछ इस तरीके से कि मजा आने लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो एक अर्थमेटिक का पार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पोर्शन पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ इतना ही कवर करना है। जैसे कि ये एग्जामिनेशन आप देखेंगे, इनमें ज्यादातर यही चीजें आएंगी। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम से कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, सीडीएस, बिहार एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। इनमें एडवांस मैथ्स भी आपका आता है, तो उसमें ये चीजें तो आएंगी और ये चीजें भी कराई जाएंगी। तो पहले मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स कराऊंगा कोर्स के अंदर, और उसके बाद एक एक करके मैं एडवांस मैथ्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमें कवर करनी है। अर्थमेटिक से जनरली स्टार्ट करते हैं। सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, टीयर 1 में 25 क्वेश्चन, टीयर 2 में 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई टीयर 1 में आपका सिलेबस का पार्ट क्या नहीं है,
एक तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपके टीयर 1 में नहीं आता है, तो ये आपको सिर्फ टीयर 2 के लिए पढ़ना है। और अगर लोगरिथम की बात करें, ये एसएससी एग्जाम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैथ्स कोर्स में मिलेंगी, जो आपको आरबी एप्लीकेशन पे या आप आरबी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर आप फोल्डर्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसमें इस बैच के अंदर जो नई क्लासेस है वो आएंगी, लेकिन जो मेरा प्रीवियस क्लास है जिसमें मेंस कोर्स भी है, फाउंडेशन कोर्स भी है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, उसकी वीओडी क्लासेस जिसमें हर तरीके की पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता है, वो आपका इंक्लूडेड रहेगा, जिससे कि जिस बच्चे के पास टाइम कम है, जिसका मतलब अगले महीने एग्जामिनेशन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने, आप यहां से कर सकते हैं। आपको लगता है यार मेरे पास टाइम कम है एग्जामिनेशन में, तो मेरे को अर्थमेटिक और एडवांस दोनों करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अर्थमेटिक न्यू क्लासेस जो मैं डाल रहा हूं उससे कर लें, और एडवांस मैथ्स आप मेरे प्रीवियस कोर्स से भी कर सकते हैं। तो इसकी क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है, जो भी चीजें मैं करा रहा हूं। ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो आपने प्रीवियस क्लासेस से सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो नई क्लास की जो पीडीएफ वगैरह मैं दूंगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू। सारी चीजें इसके अंदर आपका रीजनिंग का कोर्स भी अवेलेबल रहता है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैथ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट, मैथ के स्पीड बूस्टर टेस्ट हमने 30 डाले हुए हैं, जिसमें 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक्स बेस्ड टेस्ट हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर टेस्ट हो गए, जिसमें टेबल क्यूब वगैरह, और बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कोर्स में क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस का भी इनफ कंटेंट है। इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चीजें मुझसे एक बार अच्छे तरीके से कर ली, तो आपको कभी भी मैथ्स के लिए किसी और कोर्स की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो भूल ही जाओ आप, कि आपको किसी बुक की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अगर आप क्लासेस को अच्छे से फॉलो करोगे और जो टेस्ट हैं वो दोगे। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कि आप स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ऑनलाइन ज्यादा चीजें करने से, अब उसके लिए अगर आपको लगता है कि यार मेरे को बुक की रिक्वायरमेंट है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो आप क्लासेस करिए, डायरेक्टली मॉक पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जिनका मैथ्स ज्यादा वीक है तो एक फिजिकल पीवाईक्यू बुक कोई भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और वो इसलिए भी कि आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी तो वरना पीडीएफ वगैरह सारी चीजें अवेलेबल रहती है, जो आपकी किसी भी तरीके से आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं करेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अपनी क्लास पे चलते हैं, नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्री रिक्विजिट है, ये टेबल्स आप याद कर लें, जिसमें 1 से लेके 25 तक के टेबल 1 से 10 तक याद होते हैं, 11 से 25 मैंने लिख दिए हैं, और एक 36 का टेबल बहुत जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये टेबल्स आप अच्छे से याद कर लें, और इन्हें याद करने के बाद टेस्ट दे लें इनके। कहां से? क्योंकि ये खाली करने से नहीं होगा, कैलकुलेशन बूस्टर टेस्ट मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, वहां से आप इसके क्या कर लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, मतलब रट जाएंगे वो टेबल, वरना मैनुअली कितना भी याद करने की कोशिश करो नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे रट जाएंगे। ऐसे ही स्क्वायर है, 1 से लेके 40 तक कर लेना, बाकी सारी ट्रिक्स से मैं बताऊंगा। कोई भी नंबर हो, 1000 10,000 तक भी आप बड़े इजीली कर लेंगे, बट ट्रिक में बता दूंगा, सिंपल होता है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद क्यूब कर लेना 1 से लेके 25 तक याद, और पावर 4 कर लेना 1 से लेके 12 तक, और फिर 15 का। ये सारा यूज पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, ये सारी की सारी चीजें काम में आती हैं और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैंडी हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी ऑफिसर बैच के अंदर मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज रहते हैं, और टेस्ट सीरीज भी रहती है हमारी कॉम्बो। तो अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ टारगेट ग्रुप अभी 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ था सीजीएल 2026 के लिए। हालांकि अभी कैलेंडर आया तो एग्जाम डेट पास हो गई है, तो थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा उसमें। और बाकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ तो है, जिसमें जो 3 जन से स्टार्ट हुआ है, इसमें तो 5 महीने में सारी चीजें कवर हो जाएंगी जिनके बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम, जिसमें ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझेंगे, उसके बाद अलग अलग तरीके के जितने नंबर्स हैं, रेशनल इरेशनल नंबर, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में समझेंगे। सेट थ्योरी का बेसिक भी कोशिश करेंगे हम समझ लें, क्योंकि उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। हालांकि बहुत डिटेल में सेट थ्योरी चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं आगे जाके, और भी जगह आएगा वो। बाकी इसके बाद ये अलग अलग तरीके नंबर्स हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फैक्टोरियल, ये सब हो गया जिस पे सवाल बनते हैं। और ये कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिस पे सवाल कम बनते हैं, लेकिन एसएससी का जो अभी के टाइम पे रुझान है वो नंबर सिस्टम पे बहुत ज्यादा है, वो भी बेसिक फाउंडेशन पे। तो उसके लिए हम ये नंबर्स भी क्विकली समझेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड क्लास में कर लेंगे काम। इसमें प्राइम नंबर का टॉपिक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे बहुत डीपली हम कवर करेंगे।
उसके बाद नंबर सिस्टम के बाकी और कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो जाएंगे जो कि काफी डिटेल्ड होंगी, जिससे आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और ये आपका फाउंडेशन भी बनेगा कैलकुलेशन करने में। जैसे हम डिजिटल सम पढ़ेंगे तो हम जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 9 का, बेसिकली वही डिजिटल सम की तरह काम करता है। यूनिट डिजिट यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि यूनिट डिजिट से हम काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे होते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस, जैसे मेंसुरेशन में 22/7 होता है ना पाई, तो उसमें हम देख लेते हैं कि भाई ये तो 11 का मल्टीपल है या नहीं आंसर। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। ये आपका मजबूत फाउंडेशन बना देगा, जिससे हम अर्थमेटिक और जब एडवांस मैथ्स करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाली। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और लास्ट में आज के टाइम में एक टॉपिक से बहुत सवाल आ रहे हैं एसएससी में, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हालांकि बाइनरी डेसिमल यही ज्यादा पूछता है मैथ्स के अंदर, लेकिन अगर कंप्यूटर में जाएंगे तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इस पे बेस्ड भी पूछ सकता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो ये सारे टाइप्स इस तरीके से चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कोई भी नंबर है हम उसे किस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कोई भी नंबर जैसे आप लिखते हैं, तो एक नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक नंबर लाइन, बचपन में आपने देखा होगा कि भाई 0 है। नंबर क्या हो सकता है मेरा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे ही बढ़ता रहूं मैं, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा सकता हूं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, कोई नॉट डिफाइंड या कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही पीछे जाएंगे लेफ्ट में इसके, तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, -4 और ये जाएगा मेरा -∞। ये सारे नंबर्स हम मानते हैं वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या यही नंबर्स हैं? क्या इसके बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर यहाँ पे मैं 1.5 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीचों बीच आ गया तो 1.5, ऐसे ही यहाँ पे इधर चला जाता तो ये मेरे पास 1.75, ये सारे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे नेगेटिव में आप देखेंगे यहाँ पे 1.5, तो ये नेगेटिव में भी मेरे पास नंबर्स आते हैं। ये सारे नंबर्स वो हैं जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं। जो नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसे हम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जो वास्तविक नहीं होती है। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगा कि रियल नंबर और इसमें क्या फर्क होता है और क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन विजिबल है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे संख्याओं को हम जनरली दो पार्ट में बांटेंगे। एक हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है। आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3.5 भी आएगा, डैश डैश डैश, और इससे पीछे जाऊं तो -1, -1.5, सारी संख्याएं हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, जिसे हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होगा जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा रूट के अंदर -1, क्या मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। रूट के अंदर -1 को हम बोलते हैं जनरली आयोटा, आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक इमेजिनरी नंबर है। हालांकि आज के टाइम में इमेजिनरी नंबर जैसी कोई एक्चुअली चीज नहीं होती, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को हम भी यूज करते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर। अगर आप बीटेक की होगी आपने, तो आपने रेडिकल्स पढ़ा होगा, जिसमें इमेजिनरी नंबर का बहुत ज्यादा काम होता है। हायर इलेक्ट्रॉनिक्स में इमेजिनरी नंबर से बहुत ज्यादा काम करते हैं। जब इनिशियली जब ये कंसेप्ट बनाए गए थे कि कौन सा रियल नंबर होगा कौन सा इमेजिनरी, तो बेसिक बनाया गया था कि हाँ नंबर लाइन के बेसिस पे देखेंगे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो भाई वो है रियल नंबर, अदरवाइज इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहता है, एग्जाम्स में इस पे सवाल नहीं आते, बट हमें पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। माइनस में अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू चली जाए तो वो हमारी क्या हो जाती है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को बना दें तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ अलग नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मान लो 3 मेरा क्या है, रियल नंबर। अगर मैं इसमें प्लस आयोटा कर दूं तो क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर। या फिर 3 + 2 आयोटा लिख दूं, इमेजिनरी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो इमेजिनरी ही बनेगा। तो ये भी मेरा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर। तो हमने पढ़ा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकती है कि भाई जैसे √2 है, क्या ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है?
√2 होता है मेरे पास 1.414 और इसे मैं आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ, इन्फिनिटली एक्सपेंड होता चला जाता है। मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 1.5 था, तो यहाँ पे से जस्ट पहले √2 भी आ जाएगा, डेट इज 1.414। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर मेरे पास होता -√2 तो क्या मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता? आप कहते सर इसे नहीं कर सकते -√2 को रिप्रेजेंट, क्योंकि इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है। आप इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसमें इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि -1 इंटू में 2, तो √2 मेरा अलग के अलग बाहर आ जाएगा, इंटू में रूट में -1, और रूट में -1 होता है आयोटा। तो ये मेरे पास आयोटा √2 बनेगा, जिसे हम यहाँ पे आयोटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते नंबर लाइन पे। तो ये क्या होगा, हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए वापस हम वहीं पे चलते हैं। तो हमने कहा रियल नंबर वो जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, कोई भी नंबर हो सकते हैं, -5, 0, 0 आपका रियल नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा, 2/3, √7, कोई भी वैल्यू। इमेजिनरी नंबर वो हो गया जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस इस तरीके से याद रखिए। इसमें आयोटा होता है रूट में -1, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, अगर स्क्वायर कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है, जहां भी स्क्वायर रूट आ गया नेगेटिव नंबर का, मतलब इमेजिनरी नंबर की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें देखी। अब हम रियल नंबर को भी अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। तो रियल नंबर पे चलेंगे। इमेजिनरी नंबर का मैंने बताया रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने समझा 2 पार्ट होते हैं उसका, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट मान लो 3 लिख दिया मैंने, और प्लस 2 आयोटा, ये मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया इसका रियल पार्ट। इसकी जनरली फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। हम कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे √2 प्लस 4 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ध्यान रखना ये √2 क्या है, रियल है। कुछ बच्चे कई बार रूट वाली संख्याओं को कंफ्यूज कर जाते हैं। रूट में अगर नेगेटिव चला जाए तो वो इमेजिनरी बनता है, तो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। इसे कोई अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके दे देता आपको, मैं कह देता यार यहाँ पे मेरे पास है √2 प्लस रूट में -5, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आप कहेंगे सर रियल पार्ट तो √2 है ही, रूट में -1 को हम लिखेंगे आयोटा, तो √2 प्लस आयोटा √5। तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरीके से? ठीक है, अब रियल नंबर्स को आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर में 2 तरीके के नंबर आएंगे हमारे, एक होंगे रेशनल नंबर और एक होंगे इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर में हमारे पास वो नंबर जिसे मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां मेरा q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। किसी भी नंबर में अगर मेरे पास मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो समथिंग यहां पे कोई भी वैल्यू हो डिवाइडेड बाय 0, तो ये बन जाता है हमारा या तो इनफाइनाइट कह लो या फिर हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये बेसिकली हमारा, फिर इसे हम नंबर्स में नहीं काउंट करते हैं। तो हम कहेंगे रेशनल नंबर वो जो p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें q 0 के बराबर ना हो। जहां पे हम बात करते हैं कि भाई p मेरा क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू हो, और q भी मेरे क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू हो। अब इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। इंटीजर होता है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्या जिसमें मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे 1 2 3 4, ये सारी वैल्यू ऐसे जाएंगी 0 1 2 3 4, मतलब पूरा अंक हो अपने आप, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, पॉइंट में कोई वैल्यू ना हो। इस तरीके की संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक। और इसमें नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1 -2, ये सारा हो गया इंटीजर, जिसका p और q
एक इंटीजर पार्ट हो लेकिन क्यों हमारा 0 के बराबर ना हो, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर होता है तो वो रेशनल कहलाता है। अब ऐसे आते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है कि पॉइंट के बाद फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मैंने कहा से 49 डिवाइडेड बाई 10, तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 4.9। तो इसके बाद क्या हो गया, डेसिमल के बाद फिक्स्ड डिजिट हो गई, मतलब डेसिमल क्या हो गया टर्मिनेटिंग, तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, 49/10 पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई और टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखा तो इस तरीके से हो गया। क्लियर। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर रिपीटिंग। अब ये क्या होता है, मान लो मेरे पास वैल्यू है से 0.3333, ये चलती जा रही है, क्या मैं इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? ये कन्वर्जन हम सीखेंगे आगे जाके, बट अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ और नहीं है, ये वाली वैल्यू है मेरे पास 1/3। 1/3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास 0.3333 चलती चली जाएगी, तो इसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं ना। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में किसे लिख सकते हैं, या तो हमारे पास फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट्स तक हो वैल्यूज, या फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड तक जाती रह जा रहा पॉइंट, लेकिन वो क्या हो उसमें वैल्यूज हमारी क्या कर दें, रिपीट होना स्टार्ट कर दें, तो ये भी हमारे क्या होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हमारे पास क्या हो गया, जहां पे पी और क्यू ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंटीजर होना चाहिए, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा हमारा रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, रेशनल नंबर क्या होंगे, अच्छा पहले रेशनल नंबर को थोड़ा सा आगे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इरेशनल नंबर पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमने पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा हमारा, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद डायरेक्टली जो संख्याएं हमारी रिपीट करनी स्टार्ट कर दे, मिक्स्ड वो होता है पॉइंट के बाद डायरेक्टली संख्या रिपीट ना करे। इसे अभी डिटेल में समझेंगे, तो अभी यहाँ पे आगे हम इसके बारे में चीजें पढ़ेंगे, तो अभी मैं छोड़ रहा हूं। नेगेटिव नंबर क्या होंगे, अब जैसे हमने देखा इंटीजर क्या है, ये हमारे 0 से बड़ पॉजिटिव भी जाता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव भी जा रहा है -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो नेगेटिव नंबर होता है हमारे जैसे -1 फिर -2 और ये डैश डैश चलता रहेगा -∞ तक, ये हमारा हो गया नेगेटिव नंबर। फिर आ जाते हैं हमारे होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होंगी, ये हमारी 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, ये बेसिकली हमारे इंटीजर्स होंगे जो 0 या 0 से बड़े होंगे। अब होल नंबर्स को भी अगर दो पार्ट में स्प्लिट करें तो एक तो हो गया शून्य, क्योंकि ये ना पॉजिटिव होता और ये ना नेगेटिव होता, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये चीज ध्यान रखिएगा, ना ये मेरा पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, 0 क्या है फिक्स है अपना। होल नंबर में 0 होता है, और बाकी जो पॉजिटिव संख्या होंगी, पॉजिटिव नंबर घनात्मक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4, और ये कहां तक चला जाएगा हमारा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू चलती रहेंगी हमारी। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। ये बेसिकली अगर हम इसे बांटना चाहें तो जनरली दो तरीके से आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2.141141141238793, ये कॉन्टिन्यूस से चलता रहेगा, जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ संख्या बार बार एक के बाद एक के बाद एक रिपीट करती जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल, और ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अप्रिमेय संख्या। इसमें स्पेसिफिकली दो तरीके के नंबर्स आप देखेंगे तो देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई वो इरेशनल है। एक तो होता है सर्ट्स और आपके होते हैं स्पेशल नंबर्स। अब सर्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास आया √2, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू होती है 1.414 और ये चलती रहती है इनफाइनाइटली और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। ऐसे √3 हो सकता है, ऐसे √4, ये सारी की सारी वैल्यू जाएंगी। अच्छा, √4 नहीं, √4 करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अगर ये 2 वैल्यू बाहर आ गई, रूट से हम निकल गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया भाई मेरा रेशनल नंबर। तो √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा,
इस तरीके से। अच्छा, पावर 1, अगर मैं यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो हम क्या कर रहे हैं 2 की पावर 1/2 लिख रहे हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 7 की पावर 1/3, तो ये भी मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होएगा। पावर 1/2 कर लो, 1/3, 1/4, कुछ भी कर लो, बट हमें उसे बस सिंप्लीफाई होकर वो रूट से बाहर एग्जैक्टली एक नंबर ना आ जाए, बस हमें ये देखना है, ठीक है। 7 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, ये होता है भाई क्यूब रूट 7। ये हम आगे जाके सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब। स्पेशल नंबर्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास भाई, दो नंबर्स आ जाते हैं, एक होता है पाई और एक होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब पाई क्या होता है, आप कहेंगे सर 22/7 पढ़ा है, जो कि इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो पाई 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, इसकी वैल्यू 3.14, और ये लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है। ऐसी एक ई सिंबल आप कहीं जगह पढ़ते होंगे, एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग कुछ होती है, और ये भी इनफाइनाइटली चलता रहता है। देयर इज नो एंड टू इट एंड नो पैटर्न रिपीट। तो ये सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल। इसका मतलब क्या है, बस इतना याद रखिए कि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां p और q मेरे क्या हो, इंटीजर हो एग्जैक्टली। तो ये हमारे सारे की सारी पूरी कहानी है। इसके अंदर अब क्या कह सकते हैं, अब देखो मेरे पास एक चीज होती है सबसेट, ठीक है। तो अगर मैं सबसेट का मतलब क्या होता है कि भाई इंटीजर है, क्या होल नंबर एक सबसेट होगा इंटीजर का, मतलब सारे के सारे होल नंबर मेरे इंटीजर के अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो हम कहेंगे होल नंबर सबसेट है इंटीजर का। नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो ये भी क्या होंगे, सबसेट होंगे आपके इंटीजर के। जीरो क्या होगा, सबसेट इंटीजर का। नेचुरल नंबर ही सबसेट होगा इंटीजर का। ऐसे अगर रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर का सबसेट क्या होगा, आप कहेंगे सर रेशनल नंबर के नीचे मैंने जितनी भी कहानियां बनाई है ना, ये सारी की सारी सबसेट होंगी रेशनल नंबर की। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी मेरा रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी रेशनल नंबर, इंटीजर ये भी रेशनल नंबर। लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, लेकिन हर इंटीजर मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ गए, क्योंकि रेशनल नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है जो कि इंटीजर नहीं है। तो हर रेशनल नंबर मेरा इंटीजर नहीं होगा, बट हर इंटीजर मेरा रेशनल नंबर जरूर होगा। तो कहेंगे जो भी नीचे की साइड आ रही हैं चीजें, इनका क्या होगा, ये सारे के सारे सबसेट होंगे मेरे ऊपर वाले पार्ट के, ठीक है। अब सबसेट को आगे जाके हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इस तरीके से हमने ये सारी की सारी चीजों को एक बार समझ लिया। अब डिटेल में अगर हमें जाना है तो मैं आपको क्विकली जो चीजें मैंने बताई वो रिवाइज करा देता हूं। मैंने कहा रियल नंबर्स क्या होंगे भाई, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां क्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है। सॉरी, रेशनल नंबर परिमेय संख्या ये होंगी। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, इसमें इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। इरेशनल नंबर क्या हो गए भाई, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते सीधा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जिसमें सर्ट्स मैंने बात करी, सर्ट्स में √2 √3 की बात करी, या और नंबर्स। और जो इंपॉर्टेंट सर्ट जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, फ्यूचर में काम आएगी, वो ये है। आप इन्हें याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे √3 है, ये √3 बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कई बार आपने एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, तो वो होता है √3/4 इनटू में साइड स्क्वायर, तो √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल अगर मेरे पास क्या हो, 60 डिग्री हो, तो हम कहते हैं ये वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये वाली साइड √3 रेशियो होगी। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी कई बार √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका बहुत काम पड़ेगा। √2 का भी काम पड़ता है, और ये सारी वैल्यूज का भी कहीं ना कहीं काम पड़ सकता है। तो आप 1 से लेकर अगर 10 तक याद कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं रहा। मैं तो तरीके बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, बट याद कर लोगे तो आपका काफी सारा आसान काम बच सकता है। ऐसे स्पेशल नंबर्स में पाई हो गया, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ऐसे ई एक्सपोनेंशियल ये हो गया आपका, ये भी आपका वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। तो ये याद रखिएगा, इनकी नंबर्स मैंने आपको बताया। ये पाई से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है कि पाई कहां से आया, क्या हुआ, तो एक सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करूंगा। मान लो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं या कोई भी कर्व वाली चीज को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। काफी जमाने से ये चीज चलती हुई आ रही है भाई, सर्कल की शेप की बहुत सारी चीजें हमारी। अगर हम अर्थ की बात करें तो स्फेरिकल शेप है, जो कि अगर एक 2D प्लेन में देखेंगे तो वो एक सर्कल की तरह ही दिखेगी, एक वृत्त की तरह ही दिखेगी। सर्कल का एक होता है केंद्र, सेंटर, जहां से ये इसे हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या, और इसे हम बोलते हैं डायमीटर, व्यास, है ना।
अब एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की गई कि भाई जो ये सरकमफ्रेंस है, जो इसका परिमाप है, ये सारा का सारा हमारा, तो इसके बीच में और इस डायमीटर के बीच में या रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो अलग अलग चीजों पर ट्राई किया गया और वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस को डिवाइड करता हूं डायमीटर से, चाहे मैं एक रेडियस का या दूसरा सर्कल ले लिया जिसमें अलग, मान लो यहाँ पे डायमीटर है मेरे पास 4, यहाँ पे मैंने बनाया डायमीटर ले लिया यहाँ पे 2, कुछ भी ले लो आप, हर केस में जब भी सरकमफ्रेंस को नापा गया और उसे डायमीटर से डिवाइड किया गया तो हमारे पास वैल्यू जो आई वो आई यहाँ पे 3.14 और पाई की वैल्यू भाई जहां तक है 159 और ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो हमेशा ये आता था, तो उससे पाई की वैल्यू इजाद हुई। ठीक, इसके अलावा जहां पे भी घुमावदार चीज होगी पाई यूज होगा। आप अगर हम आगे जाके देखेंगे मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जैसे सर ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। सर्कल हो गया, उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कल क्या होता है, कुछ इस तरीके की फिगर होती है। फिर सिलेंडर हो गया, जहां पे भी घुमावदार पोर्शन आएगा वहां पे आपको पाई मिलेगा। स्फेयर जैसे आपकी बॉल होती है वो हो गया। कोन, शंकु, उसमें भी क्या होगा, घुमावदार पोर्शन बेस भी होता है, यहाँ पे भी घुमावदार पोर्शन होता है। फ्रस्टम हो गया। तो ये सारी जगह आपको पाई देखने को मिलेगा। और पाई की खास बात क्या है भाई, 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मानते हैं, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं होती। और 22 में आपको 2 × 11 मिलता है, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए इंटीजर्स के बारे में क्विकली, ये सारी क्या होगी, -3 -2 -1, ये चलता रहेगा हमारा। ये सारा सेट इंटीजर का आता है, इसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इंटीजर को स्प्लिट करें नेगेटिव वाले पार्ट, ये सारा नेगेटिव नंबर हो गया, ये हमारा 0 हो गया, और ये सारे पॉजिटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो ये धनात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हो गई हमारी। होल नंबर अगर 0 से लेके पूरा ले लें तो ये हमारा होल नंबर हो गया। ठीक, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा भाई, डेसिमल पॉइंट के बाद एक फिक्स्ड वैल्यू आए उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये इस टॉपिक पे भी काफी सवाल आ रहे हैं आज के टाइम में, तो इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे आप देखेंगे मेरे पास 0.5 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 आ जाएगा। 1/4 करेंगे 1.0.25, 1/8 करेंगे 0.125, 3/8 करेंगे ये आएगा। ये सारी हमारी वैल्यूज क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की हैं। अब हम ये कैसा पता लगाएं कि भाई कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी या नहीं होगी। अब किसी भी नंबर को अगर हमें उसके इक्विवेलेंट p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे। जैसे मेरे को टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर दे रखा है, सपोज करो मेरे को यहाँ पे 0 पॉइंट, यही ले लेता हूं, 2.56 दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को इसके इक्विवेलेंट क्या चाहिए, अपना फ्रैक्शन चाहिए या फिर रेशनल नंबर चाहिए, p/q की फॉर्म चाहिए, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब वो आगे कट ना सके, तो जितना भी पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 100। ठीक है, मतलब जितने पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज हो उतनी नीचे 0 लगा देते हैं और 100। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। फिर आप इसे आगे काटना स्टार्ट करते हैं कि किस किस वैल्यू से कट सकता है। तो आप मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने इसे काटना स्टार्ट किया से 2 से, तो ये वाली वैल्यू आएगी 50। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं। तो 128, आगे भी फिर 2 से कट जाएगा तो ये आया 25, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 64। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो होगा 64/25। अगर ये आगे नहीं कट सकता तो हम इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे सरल फ्रैक्शन, मतलब ये आगे नहीं कट सकता। क्या ये चीज क्लियर होगी। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है हम इस तरीके से उसे p/q की फॉर्म में कर सकते हैं। नीचे जितने पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतने 1 के आगे 0 लगा देंगे। ठीक, अब दूसरा पार्ट होता है भाई मेरे को कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, मैं कैसे बताऊंगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। देखो ये दोनों चीजें हमारी फ्रैक्शन के अंदर आती हैं। जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारा काम क्या होता है, ये बेसिकली एक पार्ट होगा फ्रैक्शन का, भिन्न का पार्ट होगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। आप इसे इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हुआ,
p बाई q की फॉर्म। इंटीजर्स भी आपका फ्रैक्शन ही होता है तो एक तरीके का, तो फ्रैक्शन हर वैल्यू होती है हमारी। फ्रैक्शन बेसिकली रियल नंबर्स जितने भी होते हैं उसे हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लो 3 है, इसे मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/1 लिख दूंगा। तो इंटीजर भी एक तरीके का एक फ्रैक्शन ही होता है। तो फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट रियल नंबर्स। एंड अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो हमें या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। तो इसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई मेरे पास क्या हुआ, p बाई क्यू की फॉर्म है, जहां पे मेरा q नॉट इक्वल्स टू अगर क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है और ये दोनों इंटीजर हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इस केस में हमें नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि वो p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा ही नहीं। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के कौन कौन से केसेस होंगे। अगर मेरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम बोलते हैं, ये आपका भिन्न हो गया, ये हर हो गया, ठीक है, अंश और हर, सॉरी, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर मेरा क्या हो, इसके जो फैक्टर्स हो वो 2 की पावर k और 5 की पावर k l, कुछ भी लिख दो, मतलब जो भी इसके फैक्टर्स होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगर ये 2 की पावर और 5 की पावर में स्प्लिट हो सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्यों हम इस तरीके से कहते हैं, और ये आगे जाके कैलकुलेशन में भी हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। आप देखिएगा यहां पे मेरे पास 10 होता है, किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, मान लो 17 है, मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता पॉइंट लग जाएगा एक आगे जाके, तो ये 1.7 हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 10 को मैं स्प्लिट करता हूं तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, है ना। तो इसमें किस किस के फैक्टर्स हैं, 2 और 5 के फैक्टर हैं। मान लो मेरे पास नंबर 17/10 ना होके मेरे पास वैल्यू होती 17/2, क्या मैं इसे स्प्लिट कर सकता था, मतलब डेसिमल में। आप कहेंगे सर नीचे अगर 2 मिल गया तो आप 10 बना सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 85 आया और ये नीचे बन गया 10। अब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बनेगा ना, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.5 आ गई। ऐसे मेरे पास 17/5 होता तो मैं इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे बनाता। आप कहते हैं सर नीचे मेरे को बस 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 34 डिवाइडेड बाई 10 और ये वैल्यू हो गई 3.4, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। ऐसे ही मान लो मेरे पास क्या हो, मान लो मेरे को डिवाइड करना है से 17/8, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। आप कहोगे सर 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो मैं यहां पे 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब मेरे को भाई 10 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो इसमें 5 की पावर 3 और इसमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे क्या हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 3, और यहां पे मेरे पास 17 इंटू में 125 आ जाएगा। 10 की पावर 3 इज नथिंग बट 1000, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज मिलेंगी, आप कहेंगे सर 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो इवन मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज मिलेंगी मुझे जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। तो नीचे अगर मेरे पास 2 या 5 का फैक्टर हो तभी। मान लो मेरे पास यहां पे वैल्यू होती 17/3, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। आप इसे सोल्व करके देखिए, आप कहेंगे सर ये 5.6666, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब वैल्यूज रिपीट कर रही हैं पॉइंट के बाद। तो आप इसे 5 पॉइंट जब रिपीट करते हैं तो हम इसे 5.6 बार ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके होते हैं, जब हम रिकरिंग डेसिमल पढ़ेंगे तो वो चीजें देखेंगे। तो ऐसे डिनोट कर दिया या ऐसे कर दिया, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कह देते भाई मेरे पास है यहाँ पे 51 डिवाइडेड बाई 6, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। तो भाई अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप इसे अगर देखेंगे तो मैं इसे कट कर सकता हूं, किससे, 3 से।
3 से काटा तो 2 आ गया और ये 17 आ गया, और 2/17 तो हमने अभी पढ़ा था कि 8.5 आएगा, तो ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर इतना पॉइंट? अच्छा, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होंगी अगर किसी नंबर को मेरे को काटना है। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर दे रखा है 13781 और डिवाइडेड बाय मान लो मेरे को दे दिया यहां पे से 125। आपको बताना है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी। आप कहेंगे अभी ये किसी से कटेगा क्या, देखो ये 125 इज नथिंग बट 5 की पावर 3 है मेरे पास। 5 की पावर 3, 5 से तो कटने वाली वैल्यू है नहीं, आपको दिख रहा है 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो हमने देखा यहाँ पे 5 की पावर क्या है 3, यहाँ पे सिर्फ 5 के फैक्टर्स है, 5 और 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, मेरे को दिख गया यहाँ पे सिर्फ 5 के फैक्टर्स है, तो मैंने कहा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू जाएंगी। कितनी आएंगी आप देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 3 पावर बच रही है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद। तो हम कहेंगे सर कितने डेसिमल्स आएंगे पॉइंट के बाद, 3 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट। अब ये भी मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भाई यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 3, जितनी यहां पे 5 की पावर है उतनी ही करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, मतलब 1000, मतलब डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ गए, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी 3। कैलकुलेशन ट्रिक्स में ये चीज बहुत बार हम यूज कर रहे होते हैं कि इस तरह से इसको यूज करके क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में भी हम सोल्व करते हैं। आपने मेरी प्रैक्टिस सेशंस देखोगे तो मैं तो बहुत बार यूज करता हूँ ये चीज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि हम कैसे करेंगे ये काम। मान लो मेरे पास नंबर होता से 1331 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी। आप कहेंगे सर 50 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास, 50 होता है 2 से कट जाएगा और फिर 25 मतलब 5 की पावर 2, तो ये हो गया है ना। तो खाली 2 और 5 के फैक्टर हैं, तो मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कितने वैल्यूज तक वैल्यू आएंगी पॉइंट के बाद, आप कहेंगे सर मैक्सिमम देख लो, 2 और 5 है, इसमें मैक्सिमम बड़ी पावर किसकी है 5 की है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी 2 वैल्यू जाएंगी। जिसका बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आनी है। अच्छा वो भी क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर अगर मेरे को इसे बनाना है, यहाँ पे 5 की पावर 2 दे रखा है, 2 की पावर 1 है, एक 2 कम है ना मेरा, तो 2 की पावर 1 से इधर और 2 की पावर 1 से इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो नीचे बन जाएगा 100 मतलब 10 की पावर 2, और यहाँ पे कुछ वैल्यू बनेगी और डायरेक्टली 100 से काटूंगा तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू। क्लियर है ये वाला पार्ट। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप कोई क्लास में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, वरना टारगेट ग्रुप में जरूर बताइएगा कि अगर आप पेड क्लासेस में देख रहे हैं कि क्लास कैसी लगी और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट हुए इससे रिलेटेड, टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड। अब बारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब ये किस तरीके के नंबर हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैंने कहा एक होते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, जैसे मान लो मेरे पास है 1/3, 1/3 को सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0.33333, कुछ इस तरीके से चलेगा। या फिर अगर मैं कहूं 1/11 तो आप इसे सोल्व करेंगे तो 0.0 फिर 9 फिर 0.909, यही रिपीट होता चला जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं 0. जब वैल्यू जो रिपीट होने लग जाए उसके ऊपर बार लगा देते हैं 0.3 बार। इसे मैं लिख सकता हूं 0.09 के ऊपर बार। वो वैल्यूज जिसका पॉइंट के बाद वैल्यू डायरेक्टली रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसे हम बोलेंगे क्या, पॉइंट के बाद डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो रिपीट हो। जैसे कि डायरेक्ट वैल्यू क्या है 3, वही रिपीट होती जा रही है। यहाँ पे डायरेक्टली 2 वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जस्ट स्टार्ट हो गई 0909 चलता रहेगा। तो ये हो गया मेरा क्या टर्मिनेट, ये प्योर रिकरिंग बोलते हैं हम इसे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसी मेरे पास वैल्यू होती 0.0 की जगह यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, मान लो 2.469
469, ये सारा का सारा क्या हो गया, आप देखेंगे 469 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसे मैं लिख सकता हूँ 02.469। कितनी भी वैल्यूज हो लेकिन डायरेक्टली रिपीट करना स्टार्ट करें पॉइंट के बाद, वो होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसमें बस ये है फर्क कि पॉइंट के बाद डायरेक्टली वैल्यू रिपीट नहीं करती। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे से 4.26666, अब रिपीट क्या कर रहा है भाई, 6 कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 4.26। तो पॉइंट के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू है ना, ये रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद जाके आगे वैल्यूज रिपीट करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास क्या, मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था 3.24 32 32 32, तो आप देखेंगे ये 32 वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, लेकिन ये दोनों रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग का होता है। ये बस डेफिनेशन पता होगी तो आप क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 0.3 पे। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी में ले लेता हूं। मान लो मेरे पास वैल्यू है से 7/3, इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर ये होगा 2 पॉइंट, फिर 3333, क्या है ये 2.3 के ऊपर बार, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया प्योर रिकरिंग। और ये इस तरह की वैल्यूज होंगी तो वो क्या होगी, मेरे पास मिक्स्ड रिकरिंग होगी, मिश्रित आवृत्ति दशमलव होगी। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है। मोटे मोटे सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस पाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, कुछ कंजुगेट का भी कई बार आ जाता है, चांसेस कम रहते हैं बट फिर भी। एक होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मिश्रित संख्या का सुगम। मतलब हमारे पास संयुगम, जैसे मान लो कोई भी नंबर है मेरे पास, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने बताया था a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखता हूं तो उसमें क्या होता है, इमेजिनरी वाले पार्ट का ना जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस आयोटा b। अगर मेरे पास होता a माइनस आयोटा b तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम बोलते a प्लस आयोटा b। हमने क्या कर दिया, नेगेटिव पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अच्छा, मान लो मेरे पास नंबर है खाली 2 प्लस 3 आयोटा, है ना, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2 आयोटा। हमने नेगेटिव पार्ट का क्या कर दिया, जो मतलब इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर मेरे पास नंबर हो क्या, आज से खाली नंबर हो 3, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो मेरा रियल नंबर हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0 आयोटा, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखूंगा तो 3 माइनस 0 आयोटा आएगा। और 3 माइनस 0 आयोटा, 0 आयोटा का मतलब कुछ नहीं है, तो ये अपना एलिमिनेट भी हो जाएगा। तो 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मेरा 3 ही रहेगा। अच्छा, अब ध्यान से समझना जहां पे बच्चे गलती करते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि 3 प्लस √2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा। सोचिए एक बार, 3 प्लस √2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अरे भाई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 प्लस √2 ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, ये सारा पार्ट क्या है, रियल है। इमेजिनरी पार्ट आया ही कहां इसके अंदर, ये सारा तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इमेजिनरी पार्ट तो अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सेम ही रहेगा। इसे आप इसे इस तरीके से लिख सकते थे, प्लस 0 आयोटा, तो प्लस का यहां पे माइनस 0 आयोटा, बात तो एक ही है, कट जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करूं, √2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, भाई ये रियल नंबर है तो ये √2 ही रहेगा। लेकिन अगर होता आयोटा √2 तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि इसमें रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर आयोटा खाली दे रखा है तो रियल नंबर मेरा 0 हो सकता है, 0 प्लस आयोटा √2, तो 0 माइनस आयोटा √2 हो जाएगा उस केस में। और 0 लिखना है मत लिखो, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो ये आयोटा √2 और माइनस आयोटा। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब, कॉन्जुगेट वर्ड किसके साथ लगा है, कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम करेगा। और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, इमेजिनरी में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही आएगा। बाकी मैंने आपको यह बताया कि रूट में -1 होता है जिसे हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये -1 को रिप्रेजेंट करता है, आयोटा की पावर 4
ये आपका इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये इमेजिनरी नंबर के सारे कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है। इसी में अगर एक चीज और मान लो माइनस रूट के अंदर -2 है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? आप कहेंगे सर -√2 में √2 अलग आ जाएगा और -1 से हमें मिल जाएगा आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाऊंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि आयोटा है तो माइनस आयोटा और ये रूट। अच्छा, अब कॉन्जुगेट एक इरेशनल नंबर का भी पूछ सकते हैं। अब इरेशनल नंबर का कॉन्जुगेट पूछेंगे तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, जो इरेशनल पार्ट है उसका नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। और ये जनरली एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा पूछता नहीं, आता है तो बिल्कुल सिंपलर वर्जन आता है इसका। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास मान लो 3 + √2 दे रखा है, हमसे पूछा कि इसका कॉन्जुगेट बता दो, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, जो इरेशनल पार्ट है वो ये है, तो इसे साइन चेंज करेंगे, ये मेरे पास 3 - √2 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्जुगेट हम कहां यूज करते हैं? जब हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ेंगे तो रेशनलाइजेशन में हम ये काम करते हैं, जिसमें रूट अगर हमारा नीचे हो तो हम उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल से। ऐसे ही मान लो मेरे पास 3 - √2 होता, तो इसका इरेशनल कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे, इरेशनल नंबर वाले पार्ट का कॉन्जुगेट करना मतलब साइन चेंज करना है, तो ये 3 + √2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस, ये इरेशनल कॉन्जुगेट हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन कहां होती है? मान लो आप जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मेरे पास है 1/2 + √3, ये ब्रैकेट नीचे दे रखा डिनोमिनेटर में। हम कोशिश करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में रूट ना छोड़ें, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम पढ़ेंगे कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + √3 का, ये होगा 2 - √3 ऊपर और 2 - √3 नीचे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये a + b और a - b, फॉर्मूला अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे a + b इंटू में a - b, ये होता है a² माइनस में b², तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 2² माइनस में √3 का होल स्क्वायर और ऊपर 2 - √3, और ये वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ऊपर 2 - √3, और ये वाली वैल्यू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1। ये मेरा क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें 1 आप हटा देंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आज के टाइम में पूछ रहा है वो कुछ इस चीजों पे पूछ रहा है कि भाई मेरे पास एक रेशनल नंबर है और दूसरा भी रेशनल नंबर है, इसमें आप प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर क्या बनेगा मेरे पास? तो रेशनल नंबर के केस में हमारे पास क्या होता है? रेशनल से रेशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, रिजल्ट हमारा रेशनल आएगा एज लॉन्ग एज हमारा डिवीजन में 0 ना हो। मैंने आपको बताया कुछ भी वैल्यू के आगे अगर डिनोमिनेटर में, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है और ये भी हमारा एक रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू बन जाती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये कहीं भी लाई नहीं करती है, या इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है हम मानते हैं वो कहीं भी लाई नहीं करती, वो वास्तविकता में है ही नहीं, कुछ उसका अस्तित्व नहीं है। तो इनफाइनाइट हम कुछ लिखते नहीं है, मानते नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाएगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो अनडिफाइंड बन जाता है, फिर वो रेशनल रेशनल की उस चीज से बाहर हो जाता है। अगर हम बात करें तो उसके अलावा डिनोमिनेटर में 0 ना आए, कुछ भी कर लो आप, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन आया रेशनल और रेशनल पे करना है काम, रिजल्ट हमेशा रेशनल ही होगा। रेशनल और इरेशनल अगर मेरे पास पार्ट है, मतलब एक नंबर रेशनल दूसरा इरेशनल, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी कर लो, हर केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा, एज लॉन्ग एज हमारे पास जो हम रेशनल इक्विवेलेंट ले रहे हैं वो हम 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो 0 इंटू √3 करोगे तो उस केस में तो ये 0 बन जाएगा, ये रेशनल है, ये रेशनल है, 0 क्या होता है? ये तो रेशनल होता है। तो हमें अगर 0 को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई भी नंबर्स आप ले रहे हो, रेशनल और इरेशनल में कोई भी करोगे, इन चारों में से आपको हमेशा रिजल्ट इरेशनल मिलेगा। तो ये दोनों तो बहुत क्लियर हो गए हमारे। 0 वाले पे बस ध्यान देना, 0 के अलावा अगर कुछ भी है, रेशनल रेशनल हमेशा रेशनल देगा, रेशनल इरेशनल हमेशा इरेशनल देगा। अभी एग्जांपल से मैं सारे बताऊंगा आपको, और इरेशनल और इरेशनल पे कॉम्बिनेशन कराएंगे तो सारे ही केसेस में हमें रेशनल भी रिजल्ट मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है,
ठीक है, तो रिजल्ट हम नहीं बता सकते, रेशनल आएगा इरेशनल। अब सबके इंडिविजुअल एक एक केसेस बता दूंगा, फिर फटाफट से हम क्वेश्चंस को ना हवा में उड़ाएंगे। मतलब 2-2 सेकंड के सवाल होते हैं, बच्चे जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते बस वो पैनिक करते हैं, जिन्होंने अच्छे से ये क्लास कर ली भाई उनके लिए सवाल कुछ भी नहीं होंगे एसएससी के सारे। रेशनल प्लस रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर में रेशनल जोड़ दो। मान लो मैंने कहा 3 + 2, 3 रेशनल 2 रेशनल 5 क्या होगा, रेशनल है। आप कहेंगे सर चलो 3 + -5, दूसरा रेशनल नंबर -5 ले लिया, -2 रेशनल है, ठीक है। आप इसमें और चीज ले लो, मान लो रेशनल नंबर क्या होता है, यही होते हैं 1/2 + 1/3 कर लो, क्या आएगा। आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में 6 ले लिया, 2 + 3 5 आ जाएगा, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो कुछ भी कर लो हमें क्या मिलना है, रेशनल मिलना है। ऐसे ही प्लस में है, सेम माइनस भी करोगे तो जैसे मैंने प्लस वाली वैल्यू को दूसरा नंबर रेशनल नंबर नेगेटिव ले लिया था, तो सेम चीज माइनस वाले में बन जाएगी। तो माइनस में भी कर रहा है, मान लो 4 - 3 ये आया 1, क्या बना, हर केस में ये रेशनल ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, अब मैंने रेशनल नंबर कहा से 3 और डिवाइडेड बाय रेशनल 2, क्या ये रेशनल है भाई, p/q की फॉर्म में है 3/2, p/q की फॉर्म में तो रेशनल है। मान लो आपने पहला नंबर कहा 2/3, आपने इसे मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर डिवाइड कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, रेशनल है। 3 × 0 भी कर दो चाहे, ये रेशनल है, 0 ही आएगा, तो 0 भी ले लो, यहां पे कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इस वाले में, रेशनल में, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं जानी चाहिए। आगे अगर हम बात करें, मान लो 3/2 × 4/2 ये कर दिया, क्या ये रेशनल है, आप देखेंगे 2 कट गया, ये आ गया 3, ये भी रेशनल ही है, तो p/q की फॉर्म में रहेगा। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, तो 3/2 कर दिया, मान लो क्या है, रेशनल है। आप कहेंगे सर 3/2 डिवाइडेड बाय से 1/2, आप इसे सोल्व कर लेंगे तो 2 से 2 एलिमिनेट होगा, रिजल्ट बचेगा 3, ये भी क्या है, रेशनल है, हर केस में रेशनल आ रहा है। रेशनल बाय रेशनल, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 लिख देना। तो मैंने कहा मान लो 3 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, और जो नॉट डिफाइंड होता है वो ना रेशनल होता है ना इरेशनल होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, तो ये इस केस में हम नहीं कह सकते क्या है। अगला सवाल, इरेशनल और इरेशनल के बीच में अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करें, उससे पहले रेशनल और इरेशनल को देख लें, या फिर चलो रेशनल और इरेशनल को देख लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, रेशनल का 2 और इरेशनल का लिया √3, तो क्या बना, 2 + √3, ये रेशनल पार्ट है, ये रेशनल। अब ये आएगा क्या मेरे पास, भाई ये इरेशनल ही तो बनेगा, क्यों बनेगा। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्या हो गई, √3 क्या होता है, 2 + √3 होता है 1.732, और ये चलता रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 + 1 3.732 डैश डैश चलता रहेगा। तो ये क्या आया मेरा, इरेशनल आया, क्या आया, इरेशनल आया। रेशनल माइनस इरेशनल, 2 - √3, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आप कहेंगे सर 2 - 1.732, तो इसलिए स्टिल वो मेरे पास क्या आएगा, रूट अगर बच गया मेरे पास, आप सीधा देखो, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आपके पास रूट बच जाता है तो उस केस में वो क्या आएगा, वो इरेशनल ही आएगा, मेरे पास रूट वगैरह कुछ बचना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसमें √3 है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 - पाई, पाई क्या होता है 3.14, वो लगातार चलता रहता है ना, तो वो भी ऐसे चलता रहता है, इरेशनल। अब इरेशनल इंटू में रेशनल, बट रेशनल नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के अलावा कुछ भी, मान लो 2 इंटू में √3, तो क्या आ गया 2√3। अब 2 में ये वाला पार्ट √3 बच गया ना मेरे पास, इरेशनल पार्ट, तो ये रिजल्ट इरेशनल ही देगा। अब रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, रेशनल नॉट इक्वल्स टू 0, तो मतलब 2 डिवाइडेड बाय √3। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 वाले को अगर मैं डिनोमिनेटर से हटाऊं, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ गया 2√3 और नीचे आ गया मेरे पास 3,
तो आप देखेंगे 2 इंटू में 1.732 डैश 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 डिवाइडेड बाई 3, इट विल ऑलवेज बी रेशनल, वरना इसे करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर √3 रूट बच गया ना लास्ट में मेरे पास, अब मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, मतलब ये इरेशनल है। अब क्या आता है, रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, जिसमें रेशनल पार्ट मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। आर जनरली हम रेशनल के लिए यूज नहीं करते, अभी आगे जाके मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा, बट फिलहाल मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म आर का शॉर्ट फॉर्म ही आर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे जाके इनके भी अलग अलग होते हैं कि भाई इंटीजर को किस उससे डिनोट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सबके सिंबल्स पिक्चर्स पर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे। अगर मेरे पास रेशनल पार्ट 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय √3, तो इस केस में क्या हो गया भाई, ये तो 0 आ जाएगा। 0 केस को किसी से भी डिवाइड करो, आपको रिजल्ट मिलता है क्या, 0 मिलता है, और 0 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, √3 बाय 0, ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसके अलावा इरेशनल इंटू में रेशनल, वेयर रेशनल इज 0, तो 0 इंटू में √3, ये बन गया 0, तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेशनल बन गया। तो 0 वाला केस बस समझना है, बाकी तीनों का मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, अगर हम रेशनल को ना देखें तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, ये याद रख लेना क्या हुआ बताया, रेशनल इंटू रेशनल ऑलवेज रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल ऑलवेज रेशनल, अगर 0 रेशनल में नहीं ले रहे हैं, और रेशनल इंटू रेशनल, क्योंकि इसमें तो 0 होता भी नहीं है, तो इसमें ना रेशनल, हाँ रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी। अब इसके केसेस देख लेते हैं, ये हमने अभी तक नहीं करा है। मान लो इरेशनल प्लस इरेशनल, √3 प्लस √3, क्या हो गया भाई, 2√3, क्या है ये, इरेशनल। ये इरेशनल का एग्जांपल है, यहां पे लिखा हुआ है, तो ये इरेशनल आ गया। और अगर मेरे को रेशनल का एग्जांपल लेना हो तो आप कह सकते हैं सर √3, चलो 2 प्लस √3, ये एक इरेशनल नंबर है ना। 2 माइनस √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को सम करूंगा तो √3 कट गया, रिजल्ट आया 4, क्या ये रेशनल है? या फिर हम कह सकते थे भाई मैंने रेशनल यहाँ पे लिया √3, और जो इरेशनल पार्ट है वो मैंने नेगेटिव √3 खाली ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। 0 क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। तो रेशनल भी पॉसिबल, इरेशनल भी। ऐसे ही नेगेटिव की बात करेंगे तो मान लो मेरे पास क्या था, 3 प्लस √3, और मैंने यहां पे ले लिया, अगर मेरे को इरेशनली लेना है तो मैंने कहा प्लस √2, तो ये भी मेरे पास, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल का सम भी रेशनली बनेगा। सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव √2, तो ये रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इरेशनल आएगा। रेशनल चाहिए तो आप कहेंगे सर सीधा आपने अभी बताया √3 है, √3 में √3 घटा दो तो ये मिल जाएगा, वरना मेरे पास 1 प्लस √3 माइनस में 1 प्लस √3, ये कर दूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, आप कहेंगे सर √3, ये 0 आ जाए, माइनस में चलो 2 प्लस √3 कर देता हूं, तो √3 कट गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, है ना। तो वो रेशनल हो गया। इरेशनल इंटू इरेशनल, अब एक तो ये हो सकता है √2 में अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 3 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। √6 अपने आप में क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर देता √2 इंटू में √2, तो √2 इंटू में √2 इंटू 2, और 4 रूट में तो ये बाहर क्या आ जाता, 2 आ जाता मेरे पास, ये रेशनल है। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, सॉरी √3 डिवाइडेड बाय √2, ये दे रखा हो, है ना। सिंपलीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। आप देखेंगे ऊपर √6 आ गया और नीचे मेरे पास √2 इंटू √2 2 आ गया। √6 इरेशनल है, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल ही रहेगा, तो ये हमारा इरेशनल। और यहाँ पे डिवीजन में ही मेरे पास क्या हो जाता, मान लो होता 3√2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये क्या आ गया, √2 से √2 कट गया, बच गया 3, ये आ गया रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो बस इतना सब कहानी समझाने के लिए था।
ये याद कर लो, ये याद है भाई, सारे सवाल हवा में बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो वाला केस अगर मेंशन है वो देखना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से देखते हैं कितने लोग साथ में कर सकते हैं। अगर मैंने सही से पढ़ाया आपको तो मैं गारंटी ले सकता हूं आप सारे सवाल मेरे बिना कराए खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में चीजें पूछी जा रही हैं उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस। पहला सवाल, एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा। नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3, है ना। ये हमारे हो गए पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर ये हो सकता है। इंटीजर भाई 0, नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए 2, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ये भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। एक हो गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया भाई, ये सारे तो हैं, मान लो यहाँ पे -1.5 आ गया, ये 0.5 आ गया, ये भी है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है रियल नंबर। अब रियल नंबर तो ये सारे ही हैं, रियल नंबर को ही तो हमने स्प्लिट किया था भाई, ये रेशनल में आएगा फिर इरेशनल में आएगा, और फिर रेशनल नंबर को हमने आगे जाके स्प्लिट किया था कि भाई ये इंटीजर होंगे या फिर आपके डेसिमल नंबर होंगे, फिर फिक्स डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल होंगे। और इंटीजर को हमने आगे जाके फर्दर ब्रेक किया था भाई, ये नेचुरल नंबर होंगे या होल नंबर होंगे या जीरो होंगे या नेगेटिव नंबर होंगे, है ना। तो ये सारा का सारा ही चारों ही ऑप्शन ट्रू है। बट अगर मेरे को एक चूज करना हो इन सब में से, एसएससी एग्जाम में क्या आया था फाइनल आंसर की में से कैसे किस तरीके से वो चीजों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको इन सब में से एक आंसर चूज करना हो तो नंबर लाइन पे ये सारे नंबर्स तो आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा इसका रियल नंबर। अब इसके पीछे की संख्या क्या है कि रियल नंबर क्यों होगा, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट में ले लूं तो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, नेचुरल नंबर नंबर लाइंस पे आते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर हर पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेचुरल नंबर तो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, क्या ये इसे -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्या ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। तो नेचुरल नंबर इसे नहीं कर रहा। इंटीजर की बात करूं, इसे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। रेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं यहां पे, जैसे मैंने √2 बताया था आपको, तो √2 क्या होता है, यहां पे आएगा 1.414 डैश डैश। तो रेशनल नंबर क्या इसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर। और यही रियल नंबर की डेफिनेशन भी थी कि भाई जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ वही रेशनल, वही रियल नंबर है। और डेफिनेशन के साथ जाओ, आंसर मार्क हो गया आपका। क्वेश्चन को पढ़ना भी बड़े ध्यान से है। अगर एक नंबर रेशनल है तो वो क्या नहीं हो सकता? अरे मेरे भाई वो इरेशनल नहीं हो सकता, या तो रेशनल या इरेशनल, ऐसे तो बांटे थे हमने नंबर को। 2 प्लस √2 प्लस √3, रूट बचेगा, कुछ और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। √2 इरेशनल, ये इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट इज इरेशनल। अब 64 है, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, ये 8 का स्क्वायर होता तो 8 बाहर आ गया, ये 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 बाहर, 51 स्क्वायर रूट करेंगे तो भाई ये बाहर नहीं निकल रहा। 51 क्या होता है रूट के अंदर, हम प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, हम कहते हैं ये होगा 3 × 17। क्या कुछ बाहर निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। तो यही मेरा आंसर होगा, ये इरेशनल होगा। 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर। इसलिए कहा था स्टार्टिंग में स्क्वायर याद करके चलो, क्वेश्चन बनेंगे इजीली कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रूट में 51। अगला सवाल, एवरी रियल नंबर इज ईदर रेशनल और, यार रियल नंबर क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? सीधी सी बात है, दो पार्ट में स्प्लिट करा है तो इरेशनल। रियल नंबर में ही ये सारी चीजें तो रियल नंबर की पार्ट है, सॉरी रेशनल नंबर की पार्ट है, तो बचा क्या? इरेशनल। मतलब ये लॉजिक के अगर पढ़ भी ना रखा हो तब भी बंदा दिमाग से लगा दे कि ये तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पाइप है जिसकी लंबाई है √98, इसे 7 इक्वल पार्ट्स में काटा गया, जो लेंथ है ईच पार्ट की, ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? अच्छा एक चीज बताओ, √98 है, 7 पार्ट में काटा गया, तो हर एक पार्ट कितना होगा? √98 डिवाइडेड बाय 7, एक पार्ट की लेंथ इतनी होगी। मैं क्या कर रहा हूं, √98 पहले आप सिंप्लीफाई कर लो कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। आपको अगर 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद है तो आपको पता है √98 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नंबर याद है ना,
आपको फैक्टर्स में स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं, दिमाग लगा लो बस कि रूट 98 क्या हमने 1 से लेके 10 तक, 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 91, इसके बीच में आ रहा है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू जाएगी मेरे पास इरेशनल। इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, क्या रिजल्ट आता है, 0 नहीं है, तो भाई ये इरेशनल ही तो आएगा। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये होगा इरेशनल और ये होगा इरेशनल, या फिर ये होगा रेशनल वाला कट गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे वैल्यू भी पूछे, तो वैल्यू पूछे तो निकाल लो। 98 को अगर आप स्प्लिट करोगे फैक्टर्स के अंदर, तो फैक्टर्स में स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी सीख लो, बिल्कुल बिगिनिंग से कर रहे हैं। तो हम एक एक करके इसके प्राइम नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो कि बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा है, 2, 3, 5, जो अपने आप से या फिर 1 से कटे, सिर्फ वो। तो एक एक करके हम प्राइम नंबर से काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 2 से काटा, तो 98 को काटूंगा तो 49, फिर 49 7 से कटेगा तो 7, और फिर 7 से कटेगा तो 1। तो इसका मतलब इसके हम वैल्यू 98 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 98 क्या होगा मेरे पास, रूट के अंदर 2 इंटू 7 इंटू में 7। अब 7 2 बार आ रहा है तो भाई बाहर आ जाएगा, आप कहेंगे सर 7 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, और सॉल्व करेंगे तो ये बचा मेरे पास क्या, रूट 2। तो ईच पार्ट इज रूट 2 इरेशनल। किसी को, जिस बच्चे ने भाई छोटी क्लासेस में मैथ्स नहीं पढ़ रखी, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर मैंने 10वीं क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी थी, क्या क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, और धीरे धीरे जैसे, अब देखो जरूरी क्या है, आपने क्लास करी, अगर आप ये क्लास को रिवाइज करे बिना अगली क्लास में चले जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगली क्लास में जो इस क्लास में पढ़ा वो भी यूज होगा, और अगली क्लास में जो सीखेंगे वो भी यूज होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो बस इतना करना है भाई, बचपन में कभी मैथ्स पढ़ी हो ना पढ़ाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना काम करना है, जो मैं क्लासेस करा रहा हूं वो क्लास सेम डे देखी, उसके नोट्स बनाए, उसे रिवाइज करके आओ अगली क्लास में, और हफ्ते के एंड में फिर से उस क्लास को रिवाइज कर लो। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो। इतना भी कर लोगे ना, सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई। लेकिन आप बच्चे क्या करते हो, गलती करते हो, या तो लगातार क्लासेस देखते चले जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर रिवाइज नहीं करोगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, बिंज वॉच करते हो। बिंज वॉच करने से क्या होगा, चैप्टर तो आप मान लो नंबर सिस्टम है, मैंने 20 घंटे में या 15 घंटे में खत्म कराया, 15 घंटे में आपने वीडियोस देख ली, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जब तक उसकी रिवीजन नहीं होगी। तो इतनी सी बेस मेरी बात मान लो कि जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से, इतना भी कर लोगे, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई। एक एक कंसेप्ट दिमाग में ऐसा बैठा दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि x क्या है, 7/2, ये एक रेशनल नंबर है, y है √27 जो कि रेशनल नंबर है। तो x प्लस वाई क्या होगा, इन्होंने खुद ही बोल दिया ये रेशनल है इरेशनल, मेरे को नंबर देखने की जरूरत है क्या, रेशनल प्लस इरेशनल क्या देगा, मिक्स है, तो भाई ये रिजल्ट देगा इरेशनल। मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं, हमने पढ़ा रेशनल, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रेशनल और रेशनल का करेंगे तो रिजल्ट आएगा रेशनल, रेशनल और इरेशनल का करेंगे जीरो वाले केसेस को छोड़ के, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा इरेशनल, और इरेशनल का करेंगे तो मैं कह नहीं सकता भाई, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। भाई इतना ही तो याद रखना है। चलें आगे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और रेशनल नंबर्स आर रियल, बिल्कुल सही बात है भाई, रियल होते हैं सारे। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, गलत है भाई, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है ना। तो ये गलत हो गया, हालांकि हमें ट्रू बताना तो पहली स्टेटमेंट सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, रियल होंगे, ये ट्रू होगा, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल हो ये ट्रू नहीं है, वो रियल रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी, तो ये गलत हो गया। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, गलत है, इंटीजर्स तो रेशनल में क्यों होते हैं। नो होल नंबर आर रेशनल, ये गलत है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल का ही पार्ट आता है आगे जाके। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा भाई, √2 है। देखो दोनों इरेशनल है, ये इरेशनल प्लस इरेशनल हम नहीं कह सकते कि भाई इरेशनल होगा इरेशनल होगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का अगर सम करा तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 3, जो कि होगा एक रेशनल नंबर। आंसर करते रहो साथ के साथ। अगला सवाल हमारे पास, विच नंबर सेट इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, कौन से सेट के अंदर
हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इंटीजर्स भी आएंगे। आपको पता है भाई रेशनल रेशनल को ही आगे जाके हम इंटीजर्स और बाकी चीजों में बांटते हैं, है ना। और रेशनल किसका पार्ट होता है भाई? रियल नंबर का पार्ट होता है ना। तो जो भी हमारा हायरार्की है उसमें सारे हमें एलिमेंट्स चाहिए इंटीजर के और रेशनल के, तो वो रेशनल या उससे ऊपर का होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? रियल नंबर। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में रेशनल नंबर होता तब भी आंसर हमारा क्या हो जाता? तब रेशनल भी हो सकता था, क्योंकि रेशनल में सारे रेशनल भी होंगे और इंटीजर तो क्योंकि एक सबसेट ही है किसका? रेशनल का, तो वो भी होगा। अगला सवाल, क्या ट्रू है? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, बिल्कुल ठीक है। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, गलत है। ये तीनों गलतियों ने पहला ही सही मिल गया, तो वैसे ही हो जाएगा। अब ये मैच द फॉलोइंग टाइप है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। चलिए पहला सवाल हमारे पास, पहला कहता है रेशनल नंबर्स जो हैं वो कौन से होंगे? चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन से भी करना है तो आप पहले वो ऑप्शन ढूंढ लो भाई जिसका सारों में आंसर अलग दे रखा हो। जैसे अगर मैं ध्यान दूं, हर का दो दो सेम हो रहा है। जैसे डी में A11 है, यहाँ पे फिर 3F4 है। ए में भी 2 दो जगह, एक में 3F4 है। तो ए से ही स्टार्ट कर देते हैं भाई, रेशनल नंबर क्या होंगे? ठीक है, तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन बट ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रेशनल नंबर तो होते ही है, टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग डेसिमल हो। इंक्लूड जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो भाई, हमें अगर मैं इन डेफिनेशन को पढ़ता हूं, यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि क्या जाएगा, लेकिन अगर आप ये देख लें स्टेटमेंट नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सारे कहां देखे थे हमने कहा था भाई ये तो इरेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर कौन सा दिख रहा है? ये तो डी का तो आंसर 4 ही होगा। डी का आंसर 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है, एक स्टूडेंट जो है वो क्लेम करता है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होगा। कौन सा पेयर इसे डिसअप्रूव करता है? तो भाई दो इरेशनल नंबर है, तो भाई रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी। कौन सा डिसअप्रूव करेगा भाई? ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये हमारा √2 प्लस माइनस √2 ये बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा रेशनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा सवाल बोथ रेशनल और इंटीजर होगा हमारा? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इंटीजर क्या होता है भाई? पूर्ण संख्या। सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर तो होते ही हैं, तो भाई ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये है इंटीजर भी और रेशनल भी। 3 डिनोमिनेटर में बनाना चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में। x इरेशनल है, y रेशनल है, तो x प्लस वाई क्या होगा? इरेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, रेशनल भी दे सकता है इरेशनल भी, तो समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, और ये एक पॉइंट बाकी, तो ऑलवेज रेशनल तो होगा नहीं, हमने पढ़ाई है। रेशनल इफ x इक्वल्स टू y, भाई रेशनल क्यों होगा? √2 है, तो ये भी √2 ले लिया, इन दोनों का सम करेंगे तो 2√2। ये क्या है? इरेशनल है। अगला सवाल, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या बनाएगा? अगर 0 नहीं दे रखी तो हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर, सॉरी प्लस में तो हमेशा इरेशनल ही आएगा ना, वो तो मल्टीप्लाई डिवीजन में 0 का केस आता है। इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल? रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रेशनल का पार्ट बताया था हमने, तो ऑलवेज रेशनल। एक नंबर है रूट में -16, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस नंबर के बारे में। रूट में -16 का मतलब क्या हो गया भाई? रूट, इसे मैं -1 इंटू -16 लिख सकता हूं। 16 क्या होता है? 4 इंटू 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट में -1 बचेगा। रूट में -1 का मतलब आयोटा, ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। तो ये इट इज अ रियल नंबर एंड इंटीजर, रियल नंबर तो है नहीं, इमेजिनरी नंबर है। इट इज नीदर अ रियल नंबर नॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी गलत है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये भी गलत है। इट इज नॉट अ रियल नंबर बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अबे ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई,
या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रियल नंबर होगा, सॉरी हाँ रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किससे बनते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी को मिलके बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट अगर इसके अंदर दे रखा है तो इमेजिनरी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स में ही आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डेसिमल नंबर से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि सवाल है ये कि भाई इसका डेसिमल फॉर्म बता दो 7/8 का। अच्छा 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या आंसर आएगा। अब देखो आगे जाके हम फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन में बहुत चीजें दिखेंगे। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर मैं किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करूं मेरा रिमाइंडर क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर 1 से लेके 7 के बीच में रिमाइंडर बचता है, वो हमें वैल्यू याद होती है कि भाई 1/8 इतना होता है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये याद भी रखना है। तो 7/8 है तो 0.875। और क्या क्या चीजें मैंने जो आपको बताई थी याद करते हैं चलो। चारों ऑप्शन में से अगर मुझे करना हो तो ये 2 ऑप्शन में देखते एलिमिनेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्यों कर सकता हूं, आप कहोगे सर 8 अभी आगे कट तो रहे नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है 7/8, 8 क्या होगा, ये 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। अगर 2 की पावर 3 है तो मैंने बताया कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, बेस मेरा 2 की पावर में या 5 की पावर में भी हो, जिसकी भी पावर ज्यादा होती है उतनी पॉइंट के बाद वैल्यू जाती है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में बढ़ाया था तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, ये मुझे देखते ही पता चलना चाहिए। तो आंसर या तो ये होगा ये होगा, अगर मैं सोल्व नहीं करता तब भी। हालांकि 7/8 8 के केसेस हमें सारे याद होते हैं तो हम देखते ही मार्क कर सकते थे 0.875, वरना आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करना तो सबको आता है ना। चलिए अगला सवाल क्या आता है, 147 डिवाइडेड बाय 8, इसका बता दो क्या आएगा। अब देखो ये इवन नंबर है, ये है 2 की पावर 3, ये है मेरे पास ओड नंबर, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं काट पाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो मेरे को ये पता चला यहाँ पे कि 2 से आगे कट तो रहा नहीं, तो 2 की पावर 3 है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, 3 वैल्यू जाएंगी। चारों ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यू इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब देखो इतने गंदे ऑप्शन देगा तो क्या ही चेक करना है भाई, 8 से अगर आप 147 को डिवाइड करेंगे क्या ये 1 टाइम जाएगा, क्या 1 पॉइंट कुछ टाइम, 8 इंटू 1 8, तो ये वाली वैल्यू तो 9 होता तो आता, 0.0875 ये कब आता भाई, ये मतलब ऊपर वाली वैल्यू 8 से भी कम होती तब जाके 1 से भी कम वैल्यू बनती। तो आंसर यही है, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास, इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें बस ये जरूर चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। 3/8 कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते, 1/6 आगे नहीं कर सकते, 2/7 आगे नहीं कर सकते, 4/9 आगे नहीं कर सकते, मतलब किसी भी एक फिक्स नंबर से नहीं कट रहे, आगे पॉइंट में ही जाएगा जो भी जाएगा। तो हमारे पास ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमने क्या बताया था भाई, नीचे 2 की पावर n और 5 की पावर n, इनमें से कुछ होना चाहिए, यहाँ पे और लगा दो या एंड लगा दो, मतलब या तो दोनों हो को दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर खाली 2 की पावर में या खाली 5 की पावर में। तो 8 है 2 की पावर 3, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। 6 में तो भाई 2 और 3 दोनों मिल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा। 7 में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा, 2 और 5 नहीं है खाली, और यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं बनेगा। सोल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये बता दो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो 7 और 20 कट सकते हैं क्या, आगे नहीं कर सकते। 11 और 30 कट सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 13 और 45 कट सकते हैं, नहीं कर सकते। 8 और 33 नहीं कर सकते। अगर ये कट नहीं सकते तो अब हमें देखना है भाई डिनोमिनेटर में किसमें 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म है। अच्छा 10 क्या होता है, 10 तो 2 इंटू 5 ही होता है, तो हमें पता है कि भाई 2 और 5 की फॉर्म ही है, हम बेसिकली 2 और 5 से भी 10 ही बना रहे होते हैं। तो जहां जीरो होती है तो जीरो वाले पार्ट को तो आप अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बताना हो तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, और तो कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे तो 2 मिल रहा है, 2 को देखते ही मुझे पता चल गया भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। 13/45, 45 को ब्रेक भी करोगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। 3 मिल गया फालतू का, खाली 5 नहीं है, करनी होगा। 3 इंटू 11 है, नहीं होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 की पावर या 5 की पावर में चाहिए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा।
मैंने दो चीजें बताई थी आपको, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n m या 5 की पावर n इसकी फॉर्म हो तो उसके में मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अदरवाइज कोई भी, उसके अलावा कोई भी पार्ट हो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो उस केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि हमारे पिछले केसेस में थे कि ये भाई टर्मिनेटिंग था, ये तीनों के तीनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थे। तो इसी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 10 है तो इसे तो 1 कर दिया, तो 1/1 ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 4 है 2 की पावर 2, 10 है 2 इंटू 5 लिख ही देता हूं डिनोमिनेटर के पार्ट को, 8 है 2 की पावर 3, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 17 है, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो यही होगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला सवाल, एक नंबर मेरा प्योर रिकरिंग कब होगा? डेफिनेशन बताई थी, एक नंबर प्योर रिकरिंग कब होता है? वो जब होता है जब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हो वो डायरेक्टली रिपीट करना स्टार्ट करें। जैसे 3.121212 तो ये हो जाएगा 3.12 बार, या फिर 2.3333 तो 2 ये होता है प्योर रिकरिंग, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डायरेक्टली रिपीट करना स्टार्ट करें। तो रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, ये हो गया हमारा प्योरली। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है? अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का क्या था कि भाई पॉइंट के बाद डायरेक्ट वैल्यू रिपीट ना करनी स्टार्ट करें। जैसे 0.25 है, भाई ये तो रिकरिंग है ही नहीं, ये तो रिकरिंग है ही नहीं, खत्म हो गया, तो फिक्स्ड डेसिमल वाला है, हट गया। 0.6666 तो ये 0.6 के बाद पॉइंट के बाद डायरेक्टली वैल्यू रिपीट कर रही है। 0.123 बार आएगा, ये पॉइंट के बाद वैल्यू डायरेक्टली रिपीट करना स्टार्ट कर रही है, और ये वाली वैल्यू 1.4363636। तो आप देखेंगे 4 क्या रिपीट कर रहा है, 363636। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मिक्स्ड रिकरिंग होगा। अब कहता है कि भाई इन चारों में से कौन से में मेरे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग साइकिल होगी। लॉन्गेस्ट रिपीटिंग साइकिल का मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज रिपीट कर रही होंगी वो सबसे ज्यादा वैल्यूज रिपीट कर रही होंगी। तो अगर आप 1/6 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.16666। तो इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 0.16 पे बार, तो एक ही वैल्यू है जो रिपीट कर रही है। 0.17 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू होती है 0.285629, शायद ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें 6 वैल्यूज रिपीट करती हैं। ये हमें वैसे परफेक्ट नंबर में भी इसे याद करेंगे, वरना आप पूरा का पूरा निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 से करा तो पहले 2 जा जाएगा, पॉइंट लगाया, 1/7, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये 1428 है ना, 5 6 या 7 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, देख लेना यहाँ पे, या तो 6 होता है या 7 होता है, मेरे को वैल्यू याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 1/9 करेंगे तो 0.1111, तो सिर्फ यहाँ पे 0.1 रिपीट करेगा, और 1/11 करते हैं तो 0.09 ये रिपीट करता है बार बार, 0909। ठीक है, मैंने लिखा भी होगा ये 1/757 है। ओके, अभी आगे जाके ना हम पढ़ेंगे ये 1/7 जो ये वाली वैल्यू है ना, आगे जाके हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये साइक्लिक नंबर की फॉर्म में भी आता है। साइक्लिक नंबर हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है, तो उसमें भी ये चीजें आएगी। तो सबसे ज्यादा रिपीट किस में होगी, हमने कहा 1/7 में लॉन्गेस्ट रिपीटिंग साइकिल है, जिसके अंदर हम 6 वैल्यूज हमारी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है सेट थ्योरी की। आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास हो गई है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, हालांकि कंसेप्ट बहुत छोटे से थे, इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं कंसेप्चुअल वाला पार्ट, लेकिन मैंने कुछ और चीजों से लिंक करके भी आपको पढ़ाया, और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जो आगे वाली क्लासेस में भी हम करेंगे। और उसके बाद सेट से रिलेटेड कुछ चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बेसिक सेट थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद डिटेल्ड डीप स्टेप थ्योरी हम आगे जाके प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन में पढ़ते हैं, जो कि क्योंकि प्रीलिम्स में आपका इतना ज्यादा सेट थ्योरी का काम नहीं होता, तो नंबर सिस्टम में मैं बेसिक सेट थ्योरी करा दूंगा, उस पर बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चंस करा दूंगा, और डीप में हम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में ये इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, इनको जानेंगे। साथ के साथ इनके साथ साथ प्राइम नंबर पे बेस्ड बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, वो भी करेंगे, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ कर ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारी की सारी क्लासेस मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि एक एक करके हमें नंबर सिस्टम से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा पूरा सिलेबस का पार्ट है। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बहुत लंबी जर्नी होगी, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में साथ हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, टेलीग्राम ग्रुप आपको कोर्स के साथ मिलेगा, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे, आप मुझे भी टैग करके मुझसे भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की है नंबर सिस्टम से। आई होप आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बड़ी होगी चीजों को लेके, ठीक है। बहुत कुछ, आज की क्लास काफी ज्यादा थियोरेटिकल थी, धीरे धीरे चीजें और ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होती चली जाएंगी। तो आप तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्सेज के थ्रू अपने प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। मैं रेकमेंड हमेशा ऑफिसर बैच इसलिए करता हूं क्योंकि इसके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, तो सारा काम आपको हो जाता है। लेकिन अगर आपको खाली मैथ्स पढ़ना है मुझसे, तो आप फिर खाली मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं, उसके साथ रीजनिंग का फ्री है। एंड कॉम्बो टेस्ट सीरीज तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे आके, चाहे अभी अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, जैसे एग्जाम पास आएगा तो आपको टीयर 1 मॉक्स के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, टीयर 2 मॉक्स के लिए वो आपको आगे जाके लेना ही होता है। इसलिए बेटर रहता है कि ऑफिसर बैच में एक ही प्लान के अंदर 1999 के अंदर ऑफिसर बैच में आपको मैथ्स का कोर्स, जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी की कीमत 1299 है, वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। 500 इसकी 1 ईयर वैलिडिटी, कॉम्बो टेस्ट सीरीज की 600 है। खाली मैथ्स और कॉम्बो को मिलाओगे तभी ऑफिसर बैच की वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब ऑफिसर बैच अगर आप ले रहे हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, जीके सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हो गई, और ऑफिसर बैच के अंदर आपका क्या होता है, हिंदी सब्जेक्ट अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी की क्लासेस अगर स्टेनो एग्जाम्स को टारगेट करो, सब कुछ मिल जाता है एक ही प्लान के अंदर। इसलिए इट इज बेटर टू ऑप्ट फॉर ऑफिसर बैच, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैथ्स और कॉम्बो टेस्ट सीरीज तो हर बच्चा लेता ही है। अगर आपको मैथ्स पढ़ाने का तरीका है तो आप मैथ्स का कोर्स लोगे, कॉम्बो टेस्ट सीरीज तो आगे जाके आप सभी लेने हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो फिर आपका ओवर एक्सपेंस नहीं होगा, इसलिए बेटर है पहले से ही आप इफेक्टिव तरीके से करो। और आपको आपको नए टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, बाई चांस आप कोई और सब्जेक्ट किसी और टीचर से पढ़ भी रहे हो, तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि यार मेरे पास चलो उस टीचर से कोई चीज समझ नहीं आई तो दूसरे टीचर से कर लेंगे, ठीक है। साथ के साथ आपको सारी ई बुक, सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाती है। और टारगेट ग्रुप भी ऑफिसर बैच के साथ हर मंथ स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ भी प्रैक्टिस टारगेट ग्रुप स्टार्ट होते हैं, तो उनका एक्सेस मिल जाता है आपको सारा ऑफिसर बैच के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों से अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।